तो बच्चों, क्या हालचाल आपके। आइए एक और सोशल साइंस का पेपर सोल्व करते हैं जो क्लास 6 का है, मतलब कि आपका है, और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पीरियडिक टेस्ट 1 में आ चुका है। आपके पेपर पास है, ये पेपर ज़रूर सोल्व करो। पेपर में ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइए, पेपर सोल्व करने से हमारी 3 चीज़ें क्लियर होंगी। एक, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, हमारा रिविजन हो जाएगा। और तीसरा, हमारा अप्रोच समझ में आएगी। पेपर को सोल्व करने की जो अप्रोच होती है कि कैसे पेपर को सोल्व करना है, कैसे ऑप्शंस देखने हैं, वो समझ में आएगा। आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पेपर सोल्व करते हैं। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल, और इसी के साथ हम अपना पेपर सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमें, सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, शेप ऑफ अर्थ क्या है। क्या लगता है आपको शेप ऑफ अर्थ क्या है? देखो, यहाँ पर 4 शेप दी गई हैं। क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब हो गया। फ्लैट, ये फ्लैट हो गया। स्फेरिकल, ये आपने देखा होगा, ये तो सर्कुलर है। बट अगर आप इसको इमेजिन करो कि ये एक बॉल है, 3D बॉल, तो ये एक स्फेरिकल हो गई। ठीक है, समझे? इसमें अगर डेप्थ आ जाएगी तो ये स्फेरिकल कहलाएगी। कोन, ये आपका कोन हो गया। तो हमारी अर्थ किस शेप की है? स्फेरिकल शेप की है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच प्लेस। तो प्राइम मेरिडियन हमारी ग्रीनविच, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ग्रीनविच से पास होती है। और हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से है? पेरिस है, दिल्ली है, और हमारा ऑप्शन था टोक्यो। तो आइए, प्राइम मेरिडियन क्या है ये देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या है। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। अब इस स्फेरिकल शेप को अगर हम बड़ा कर दें, और इसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटी हुई है अर्थ। ठीक है, तो लैटिट्यूड तो मैंने आपको बता रखे हैं। लैटिट्यूड में आते हैं आपके, जैसे इक्वेटर आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। वैसे ही आज बात कर लेते हैं हम अपनी वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइंस में भी हमने हर डिग्री पर एक लाइन बांटी हुई है, 10, 20। तो जहाँ पर 0 डिग्री पर जो लाइन जाती है, देखो यहाँ पर जा रही है ना, 0 डिग्री पर, इस लाइन को ही प्राइम मेरिडियन कहा गया है। ठीक है, जो अर्थ को ईस्टर्न हिस्से और वेस्टर्न हिस्से में 2 पार्ट में बांट देती है। तो ये अर्थ हो गई, और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक वेस्ट और एक ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब आपको देखने वाली बात क्या है कि इसको एक और लाइन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। और इसको क्या भी बोलते हैं? इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंदन में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ये बिल्कुल उसके ऊपर से होके गुजरती है। तो इसको एक नाम दे दिया गया कि ग्रीनविच मेरिडियन भी कही जाती है। तो अब वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये लंदन में एक ग्रीनविच नाम की जगह है, वहाँ से होके गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लोब। अब देखते हैं ग्लोब का यूज़ क्या है। आपके पास ऑप्शन है टू शो रोड्स। देखो, ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ होती है जो आपकी अर्थ को बनाकर हमें शो करके दिखाती है, जिस पे आप अर्थ को घुमा सकते हो। ठीक है, अब ये ग्लोब होता है। अब इस ग्लोब का काम क्या होता है? हमें पूरी अर्थ को दिखाना, पूरा मैप दिखाना। ठीक है, ये मैप हो गया अर्थ के ऊपर। मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा, प्रिंसिपल रूम में रखी रहती है ये। अगर आपकी क्लासेस में रखी है तो अच्छी बात है, ग्लोब रखा हुआ है तो ऑप्शन ए है टू शो रोड्स, बी है टू रिप्रेजेंट अर्थ, सी है टू मेजर टाइम, और डी है टू शो रेनफॉल। तो ऑब्वियसली टू रिप्रेजेंट अर्थ, ग्लोब होता है टू रिप्रेजेंट अर्थ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ग्लोब बेसिकली पृथ्वी का एक 3D मॉडल होता है। क्या होता है? 3D मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। व्हाट डज ए हिस्टोरियन स्टडी। तो हिस्टोरियन क्या स्टडी करता है? हिस्टोरियन बेसिकली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है। तो फ्यूचर इन्वेंशंस के बारे में स्टडी करता है? नहीं। वेदर पैटर्न? नहीं। ह्यूमन पास्ट और एनिमल स्पीसीज? ऑब्वियसली सी, ह्यूमन पास्ट के बारे में हिस्टोरियन स्टडी करता है, क्योंकि हिस्टोरियन वो होता है जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। और हिस्ट्री किसने क्रिएट की गई है? ह्यूमन पास्ट के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग पीरियड इन हिस्ट्री। तो लॉन्ग पीरियड जो होता है हिस्ट्री के अंदर, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं?
तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन कहता है हमारा मिनट, आर, सी सेंचुरीज एंड मिलीनिया, और डी सेकंड्स। तो सेकंड्स, घंटे, मिनट और सेकंड, ये सब हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम प्रेजेंट का टाइम देख रहे हैं कि कितनी मिनट कितने घंटे हुए। बट जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो ऑप्शन सी सेंचुरीज की बात करते हैं, मिलीनिया की बात करते हैं, सहस्त्राब्दियों, शताब्दियाँ और सहस्त्राब्दियाँ, इनकी बात करते हैं। तो शताब्दी, सेंचुरीज, कितने साल हो गए, कितने हज़ार साल हो गए, इसकी बात करते हैं। कितने डेकेड हो गए, इनकी बात करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली क्या होता है? बेसिकली ऑप्शन ए कहता है ओनली सिबलिंग्स। सिबलिंग मतलब केवल भाई बहन, नहीं, जॉइंट फैमिली का मतलब भाई बहन तो नहीं होता। ऑप्शन बी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ओनली, केवल माता पिता और बच्चे, ये भी जॉइंट फैमिली नहीं है। जॉइंट फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कज़न लिविंग टुगेदर, सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट डज कोऑपरेशन मीन्स इन अ फैमिली कॉन्टेक्स्ट? तो कोऑपरेशन क्या होता है? परिवार में सहयोग का क्या अर्थ होता है? सहयोग, तो सहयोग का इफ फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ना नहीं। सहयोग का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या कहता है, अलग अलग रहना, लिविंग सेपरेटली, नहीं। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 7th का सी, वर्किंग टुगेदर और इग्नोरिंग अदर्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, वर्किंग टुगेदर। सहयोग मतलब एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच कैलेंडर इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे? तो कौन सा कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं हम वर्ल्ड वाइड? ए हिंदू कैलेंडर, बी इस्लामिक कैलेंडर, सी ग्रिगोरियन कैलेंडर और डी जूइश कैलेंडर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यह पोप जॉर्ज 8 ने शुरू किया और आज दुनिया भर में अपनाया गया है, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था ये? पोप ग्रिगोरी, ये 13th, ठीक है, 8th नहीं 13th ने शुरू किया था, इसने शुरू किया था और आज पूरी दुनिया में अपनाया गया है। सेक्शन बी पर चलते, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई डू वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स इन द मैप? तो ये पहले भी हम क्लास 6 के पेपर में कर चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स टू हेल्प रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स क्लियरली ऑन अ मैप। नक्शे में जितने भी प्रतीक या रंग चीज़ें होती है, रंगों वाली चीज़ होती हैं, उनको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आसानी होती है समझने में। जैसे नदी के लिए नीला रंग है, घास के लिए हरा रंग है, लैंड के लिए हरा रंग है, तो उससे पता चलता है हमें कि वो यूज़ हो रहे हैं। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर। Symbols and colors helps us to represent different things clearly on a map, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म टाइमलाइन। टाइमलाइन को डिफाइन करते हैं। आइए, टाइमलाइन होती है बेसिकली ये समय की रेखा होती है जो घटनाओं को क्रम में दिखाती है। एक टाइमलाइन हो गई जो घटनाओं को, मान लो 2000 में क्या हुआ था, फिर 2010 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, ये दिखाएगी आपको। टाइमलाइन पे चीज़ें पता लगती है कि इस साल क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था और हम किस समय में हैं। तो एक टाइमलाइन होती है। आइए इसको लिख लेते हैं। ए टाइमलाइन इज़ अ लाइन, ए timeline is a line that shows important events in the order they happened.
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। जॉइंट फैमिली हमने देख लिया था ऊपर, ये न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल उलट होती है इसकी। जॉइंट फैमिली में सब एक साथ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं। आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। A nuclear family has only parents and their children. ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली होगी। सेक्शन सी पर चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ मैप एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं आपको। आइए, मैप नक्शा और ग्लोब आपको बताया 3D मॉडल होता है अर्थ धरती का। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो आइए डिफरेंस लिखते हैं, 2 डिफरेंस लिखने हैं हमें। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहता है कि मैप और ग्लोब में 2 डिफरेंस बताने हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा हो गया, मैप इज़ अ फ्लैट। देखो ये फ्लैट होता है, ये रैप कर रखा है इसलिए आपको इसके टुकड़े होते दिख रहे हैं, बट ये फ्लैट होता है। अ मैप इज़ फ्लैट एंड ऑन अदर साइड अ ग्लोब इज़ स्फेरिकल इन शेप। तो ग्लोब की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ये होती है 3D, ये होती है 3D और ये होता है 2D। ठीक है, दूसरा डिफरेंस लिखते हैं, अ ग्लोब शोज द होल अर्थ। ठीक है, लेकिन वही मैप, अ मैप कैन शो स्मॉल पार्ट्स टू। ठीक है, मैप में आपको छोटे छोटे पार्ट्स भी दिख जाएंगे, ग्लोब में पूरी अर्थ दिखाई देगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का ही ओड पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CE एंड BCE। तो आइए देखते हैं CE और BCE होता क्या है बेसिकली। तो CE और BCE, CE मीन्स होता है कॉमन एरा, CE होता है आपका कॉमन एरा, और BCE पहले तो फुल फॉर्म ही जान लो आप, और BCE होता है बिफोर कॉमन एरा। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि कॉमन एरा क्या है और बिफोर कॉमन एरा क्या है। अब देखो एक टाइमलाइन मान ली गई है, ठीक है, एक टाइमलाइन मान ली गई है जिसमें हमने जो जिस समय में हम आज रह रहे हैं उसको देखो। आप आज 2025 में रह रहे हो। अब ये कहीं वापस जाएगा, कहीं पर 2000 आएगा पीछे, उससे पीछे जाओगे 1000 भी आएगा कहीं पर, उससे पीछे जाओगे कहीं पर 0 आ जाएगा। तो इस 0 के बाद का एरिया जो भी जितना भी समय काल में हम रह रहे हैं, इसको क्या बोला गया है, CE कॉमन एरा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसको CE बोला गया है, लेकिन इससे पीछे का जितना भी साल है उसको क्या बोला गया है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो अब देखो आप इसकी एक इमेज जो शो करती है, देखो इसको हम AD और CE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी BC और BCE देख लेते हैं। तो BC और BCE में क्या फ़र्क है, मैंने बताया जैसे बिफोर कॉमन एरा, ये मान लीजिए यहाँ पर पहला साल था, पहले साल के बाद 500, 1000, 1500, 2000, तो ये क्या चल रहा है, कॉमन एरा। और इसके पीछे जाएंगे तो क्या चल रहा है, ये बिफोर कॉमन एरा। तो इसको BC भी बोलते हैं खाली, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम मानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा नहीं होगा, बेसिकली कॉमन एरा होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आंसर लिखने के लिए आप लिखोगे कि आंसर लिख लेते हैं, और पार्ट का कॉमन एरा CE मीन्स कॉमन
era, and BCE means before common era. ठीक है. सेकेंड BCE is before the birth of Jesus Christ, and CE is ऑब्वियसली आफ्टर की बात हो रही है. ठीक है, समझ गए, मैंने बताया था आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए 2 इसमें मिस हो गया, डायरेक्ट 3 दिया गया है क्योंकि 2 और में आ गया, काउंट कर लिया इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 PM और नून इन लंदन. तो लंदन में जब 12 बजते हैं दोपहर के, तो क्यों शाम के 5:30 बज जाते हैं इंडिया में. तो आइए देखते हैं. तो अब आप इस चीज़ को समझो कि मान लीजिए यहाँ सूरज है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इधर से सूरज निकल के, सूरज का पाथ ये है. ठीक है, आपको इजी वे में समझाने के लिए, सूरज का पाथ ये है. अब सूरज यहाँ पर अर्थ है. अब सूरज इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो यहाँ के लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, ये अर्थ हो गई, ये सॉरी इंडिया हो गया. ठीक है, और ये लंदन हो गया. अब यहाँ पर निकला तो इंडिया के लिए तो सुबह हो गई भाई, इंडिया के लिए तो सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई. और यहाँ पर जाते जाते इंडिया के लिए बेसिकली सुबह यहाँ पर हो गई थी जब सूरज यहाँ पर था. समझ रहे हो. और यहाँ पर जाएगा सूरज, जाते जाते यहाँ पर डूब जाएगा, है ना. तो डूबने से पहले सूरज यहाँ पर होगा, तो लंदन के लिए क्या होगा, लंदन के लिए लंदन की धूप बिल्कुल सिर पर पड़ेगी, तो लंदन के लिए तो होगा ये टाइम 12 बजे का. लेकिन इंडिया के लिए क्या हो जाएगा ये टाइम हो जाएगा इंडिया के लिए शाम का टाइम, क्योंकि धूप तिरछी पड़ेगी. तो इसी हिसाब से काम करता है. आइए एक बार इसको समझ लेते हैं और आंसर इसका लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, बिकॉज इंडिया इज 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich मीन टाइम, GMT बोलते हैं जिसको हम, आपने कहीं जहाँ लिखा भी देखा होगा, विच इज यूज्ड इन लंदन. अब ये आंसर तो हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार. मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर हमारा लंदन है, ये आपका लंदन है. ठीक है, तो अब लंदन पर जब 12 बजेंगे तो सूरज सिर पर होगा. बिल्कुल सही बात है. मैं बता रहा हूँ कि 5-5.5 घंटे इंडिया का टाइम आगे क्यों है, क्योंकि इंडिया में 5.5 घंटे पहले, लंदन से पहले दिन निकल जाता है. तो अगर दिन निकल जाता है तो दोपहर के 12 भी पहले बजेंगे. कितना पहले बजेंगे, 5.5 घंटे पहले बजेंगे. अब वो कैसे, वही मैं आपको समझा रहा हूँ. जब ये 12 बज रहे हैं सुबह, तो ये सिर पर है बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर इंडिया है. अब इंडिया के सिर पर कब यहाँ पर होता, जब सूरज कहाँ पर होता, जब सूरज यहाँ पर होता तब 12 बजे होते इंडिया में. लेकिन सूरज का पाथ ये था, तो सूरज अपने पाथ में आगे जा चुका, तो इंडिया के लिए तो ये शाम का टाइम हो गया. ठीक है, लेकिन ये टाइम लंदन के लिए 12 बजे हुए हैं, और इंडिया के लिए दिन का टाइम क्या था, जब सूरज का पाथ ये था, सूरज यहाँ पर था. तो जब सूरज नीचे था
तो इंडिया का दिन हो चुका था, लेकिन लंदन का दिन कब होता? जब सूरज यहाँ पर आएगा। और जब सूरज यहाँ पर आएगा तो कितनी देर बाद आएगा? तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 5 घंटे और 30 मिनट लगते हैं सूरज को। तो 5 घंटे 30 मिनट बाद लंदन के लिए दिन निकलता है, लेकिन इंडिया के लिए तो पहले निकल चुका। ऐसे ही इंडिया के लिए तो पहले 12 बज चुके हैं, लेकिन 5 घंटे 30 मिनट बाद लंदन के 12 बजे। तो इसी हिसाब से हमने आंसर लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिस्क्राइब द ग्रिड सिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ग्रिड सिस्टम समझते हैं अर्थ के, पहले आंसर लिख लेते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी का आंसर आपका, द अर्थ हैज़ अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स। द अर्थ हैज़ नेटवर्क ऑफ लाइन्स called longitude and latitudes। ठीक है, अर्थ पर एक अर्थ बना देते हैं हम। अब आपको जैसे दिख रहा है कि ये अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड्स कौन सी हो गई? जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी हो गई? तो वर्टिकल लाइन हो गई। तो इसी में बांटी हुई है अर्थ। तो आइए देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स लाइन का नेटवर्क है। दीज इमेजिनरी लाइन्स फॉर्म अ ग्रिड। तो ये एक ऑब्वियसली ये इमेजिनरी लाइन्स है, जिससे कि हम टाइम और भी चीज़ों का पता लगा सके। तो दीज imaginary lines form a grid। तो ग्रिड बेसिकली ये जो चेक बन रही है ना, ये लाइन बनी हुई है ऐसे, इसी को ग्रिड बोला गया है। फॉर्म अ ग्रिड, ये ग्रिड बना लेती हैं। दिस ग्रिड हेल्प्स टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अर्थ। तो ये हेल्प करती है अर्थ पर एक एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में। द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन आर द मेन लाइन्स, एंड द इक्वेटर, जो बीच की लाइन आपकी लैटिट्यूड की है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनमें सबकी, जो बीच की लाइन होगी 0 डिग्री पर, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। और जो लॉन्गिट्यूड में बीच की लाइन होगी जो 0 डिग्री पर होगी, उसको क्या बोलेंगे? मेरिडियन। तो द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन The equator and prime meridian are the main lines। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि कैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलकर ग्रिड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। तो पास्ट को जानने में कॉइन्स और ऑर्नामेंट्स, जो भी आभूषण होते हैं और सिक्के होते हैं, जो भी आपके जेवर जवारात मिलते हैं ना ज़मीन में गड़े हुए, या कहीं राजाओं के खजाने में मिलते हैं और सिक्के मिलते हैं, ये कैसे अतीत को समझाने में कैसे मदद करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेते हैं। कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स टेल अस अबाउट द किंग्स trade, culture and technology of ancient time। ठीक है, they give clues about the material
वो हमें क्लू देते हैं मटेरियल के बारे में। और यूज्ड, मटेरियल्स यूज्ड एंड द आर्ट स्टाइल। तो कॉइन्स और ऑर्नामेंट्स हमें बताते हैं किंग्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, कैसे व्यापार होता था, कल्चर के बारे में, क्या कल्चर की क्या चीज़ें थी, कैसे वो काम करती थी, टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, एंशिएंट टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो सिक्के बने होंगे, ऑर्नामेंट्स कैसे बने होंगे, और वे क्लू भी देते हैं कि मटेरियल कैसे यूज़ हुआ होगा, ठीक है, किस आर्ट स्टाइल का एक मटेरियल है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है और हम अपने पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रानी ऑफ झांसी वाज बोर्न इन 1828, विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू। तो कौन सी सेंचुरी से वो बिलोंग करती थी, कौन सी सेंचुरी से वो थी, ये बताना है आपको। हाउ मैनी ईयर्स वाज दैट बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और कितने साल पहले वो पैदा हुई थी। झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ था, सही बात है। वह किस शताब्दी से संबंधित थी, तो कौन सी शताब्दी से वो संबंधित थी। भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, तो आपको बताना है भारत की स्वतंत्रता से कितने साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो आइए सीधा सीधा आंसर है इसका, आपको डेट्स याद होनी चाहिए। तो जिस भी सेंचुरी को आपको पता करना है, जैसे 1800 से आगे की जो भी सेंचुरी होगी, पीछे से टाइमलाइन आ रही है, पीछे 1700 था, फिर 1800 आ गया, फिर 1900 आ गया, फिर 2000 आ गया, अब हम 2025 में चल रहे हैं, ये 2000 का पार्ट चल रहा है, इसके बाद 3000 आएगा, ठीक है, 1000 साल बाद। तो बेसिकली जो 1900 से, सॉरी, अगला 2100 आएगा 100 साल बाद, ठीक है। अब जो ये 1800 से 1900 के बीच का पार्ट है, इसमें हम सब सारे साल कैसे लिखे जाएंगे, 1801, 1802, 1818, 1881, और किस में पैदा हुई थी झांसी की रानी, 1828। तो ये भी 1819 के बीच में आता है, तो इसको बोलेंगे हम 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी कहाँ कंप्लीट होती है, 1900 पर जाकर। फिर 1900 से 2000 के बीच में कौन सी सेंचुरी हो गई, 20th सेंचुरी। और आपने कई बार सुना भी होगा कि हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी, ठीक है। तो 2000 और 2100 के बीच में जो अभी साल चल रहे हैं, कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। तो इसी हिसाब से 1828 की बात की जाए तो ये सेंचुरी कौन सी होगी, 19th सेंचुरी। अब बात कर लेते हैं कि कब देश आज़ाद हुआ था। तो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 से कितने साल पहले 1828 आया था, तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो माइनस करके क्या आएगा, 1947 में से आप 1828 को माइनस करेंगे तो 1 हासिल कर गया, 17 में से 8 गया, 9 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 9 में से 8 गया, 119 साल पहले। तो आइए इसको लिख लेते हैं आंसर को। She belonged to the 19th century and India got independence in 1947. So ठीक है, तो 119 साल पहले वो पैदा हुई थी आज़ादी के, इंडिपेंडेंस, ये पूरा आप शब्द लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई पर आ गए हम डी के बाद, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक ही क्वेश्चन है कि मार्क द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, दिल्ली, अरेबियन सी, बेंगलुरु, ये सब आपको बताने हैं। आइए पहले आउटलाइन मैप ऑफ भारत के रेखाचित्र मानचित्र पर निम्नलिखित अंकित करते हैं। पहले चित्र ले आते हैं अपना। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कहता है मैप पर हमें सर्च करना है। अब मैप देख लेते हैं। मैप हमारा ये रहा। बेसिकली सबसे पहले क्या आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है जो कि लैटिट्यूड में से एक है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इंडिया किस किस स्टेट को पास किया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने पास किया है गुजरात को, राजस्थान को छू लिया है यहाँ पर 2, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा वेस्ट बंगाल और 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आइए 8 राज्यों से आपको पेपर में जो मैप मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको गुजारनी आनी चाहिए।
तो आइए इस पर हम गुजारते हैं। तो आप देखिए कि हमें क्या करना है, हमें गुजरात, राजस्थान छू लिया हमने, ये राजस्थान को छू लिया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद यूपी है यहाँ पर और नीचे है छत्तीसगढ़। तो यूपी को हमें नहीं छूना, छत्तीसगढ़ और झारखंड को छूना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यूपी को नहीं छूना, छत्तीसगढ़ और झारखंड छू लिया, वेस्ट बंगाल को छू लिया। बांग्लादेश से निकलते हुए हमने यहाँ पर त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये त्रिपुरा का छुआ यहाँ पर ये, और ये छुआ हमने मिज़ोरम को, और ये पास हो गई। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब आइए चलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो, स्टैंडर्ड मेरिडियन उस लाइन को कहते हैं जिस लाइन के हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाता है उस देश का। जैसे कि पूरी अर्थ का टाइम ग्रीनविच मेरिडियन से होता है, जो कि लंदन में एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, उसके ऊपर से उन्होंने माना है कि यहाँ से जा रही है इमेजिनरी लाइन, तो वहाँ पर वो GMT ग्लोबल मेरिडियन टाइम माना गया है। लेकिन यहीं पर GMT, ये इसी को ग्लोबल और ग्रीनविच भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब इंडियन, आपने देखा होगा इंडियन मेरिडियन IMT मेरिडियन टाइम लाइन कौन सी है, आइए देखते हैं। ये हमारी बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है। तो आइए देखते हैं ये किस किस राज्य से होके जा रही है। ये होके जा रही है आपकी, देखो, उत्तर प्रदेश से, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आइए गुजारते हैं इसको। ये आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही थी ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 3, 2, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये इस यूपी से गुजरी, MP से गुजरी, छत्तीसगढ़ से गुजरी, उड़ीसा से गुजरी, और ये आपका आंध्र प्रदेश AP से गुजरी, ठीक है। ये यहाँ पर गुजरात से गुजरी थी, ये यहाँ पर राजस्थान से गुजरी थी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरी थी, वेस्ट बंगाल से गुजरी थी, यहाँ पर ये त्रिपुरा और मेघालय इनसे गुजरी थी ना, हाँ, त्रिपुरा और ये हो गया आपका मेघालय से गुजरी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये गुजरी है मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड ISM स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली आपका कहाँ पर है, अरेबियन सी और बेंगलुरु। तो दिल्ली आपको पता है ये हरियाणा और यूपी के बीच यहाँ पर फंसा हुआ है। ये आपका दिल्ली है, कैपिटल ऑफ इंडिया। बेसिकली न्यू दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये दिल्ली है आपका। बेंगलुरु आपका फंसा हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट बेंगलुरु है, बेंगलोर, ठीक है। इसके बाद अरेबियन सी ऑफ इंडिया। देखो, अरेबियन सी इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ है, और ये पूरे को नीचे जितना भी है इंडियन ओशन है, इसको समझते हैं। तो वर्ल्ड मैप पर आप देखोगे कि ये इंडिया है यहाँ पर। अब इस इंडिया के नीचे पूरा इंडियन ओशन है, और इंडिया के इस तरफ अरेबियन सी है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये आपका अरेबियन सी, ये आपका बे ऑफ बंगाल। लिख लो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर अरेबियन सी। तो ये आपको पॉइंट आउट करना है। तो पेपर में आपको लिखना है यहाँ पर अरेबियन सी है गुजरात के नीचे, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल के नीचे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आपका इस तरह से हमने बेंगलोर भी और सब देख लिया मैप पर। तो मैप का क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको तो याद ही कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो देख लेना दोबारा से, इससे आपको पता चल जाएंगी सारी चीज़ें, इससे आपको पता चल जाएंगी सारी चीज़ें। अब इस तरह से हमने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 1% भी ये हेल्प करता है अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने रियल पेपर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दिया करो, अपनी क्लास के, अपने बाकी ट्यूशन के दोस्तों को, क्योंकि पेपर से पहले कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, रिवीजन और आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपका जो प्रेशर होता है वो रिलीज़ हो जाता है। जो आपकी टेंशन होती है पेपर को सोल्व करने की, वो एक कम होने लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। और हाँ, आप पर वीडियो सबसे पहले आ जाए, क्योंकि इतना वायरल चैनल नहीं है कि आपके पास वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। तो आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, तभी जाके आपके पास सबसे पहले वीडियोस आ जाएंगी जैसे ही मैं डालूंगा। मान लीजिए कल को या पहले हफ्ते में आपका पेपर है और मैंने आज वीडियो डाली और हफ्ते के बाद वीडियो डलेगी, तो कैसे चलेगा? तो वीडियो के बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।